हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आधुनिक काव्य का, उससे संबंधित अपन महत्वपूर्ण सारे सारे प्रश्न करने वाले हैं। पूरा पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो अपन ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, वहां से जाकर वो देख लेना। अब बढ़ते हैं अपन अगली वाले यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, जहां अपन पढ़ेंगे लोक गाथाएं और लोक नाट्य क्या होते हैं। मतलब लोक गाथाएं क्या होती है और लोक नाट्य क्या होते हैं, उससे संबंधित अपन सभी की सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने ये पूरा का पूरा रहने वाला है। सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक गाथा की परिभाषा दीजिए तथा राजस्थान की प्रमुख लोक गाथाओं का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मतलब लोक गाथाएं क्या होती है उसके बारे में बताइए, तथा राजस्थान की कौन सी प्रमुख लोक गाथाएं हैं उसका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कि लोक गाथाएं क्या होती है उसके बारे में बताना है, और राजस्थान की प्रमुख लोक गाथाओं का संक्षिप्त में परिचय देना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने क्या करेंगे, अपन इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। यूनिट नंबर थर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ अगर आपको फ्लिपकार्ट में मंत्रा में कोई भी चीज डिस्काउंट में खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो। यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर जाकर खरीद लेना। चलो शुरू करते हैं अपन। लोक गाथा एक लंबी मौखिक काव्य रचना है। मतलब अगर लोक गाथा की बात करें, लोक गाथा, पहले गाथा को सब समझो। मतलब गाथा मतलब कहना कोई भी चीज को, और लोक गाथाएं क्या होती हैं, जो आपके सामने मुख्यतः बहुत लंबी होती हैं और उनकी एक काव्य रचना होती है, जिसमें कोई भी वीर पुरुष, लोकनायक, संत या प्रेम कहानी व जीवन प्रसंगों के बारे में बताया जाता है। मतलब लोक गाथा क्या होती है, एक बहुत ही बड़ी आपके सामने किसी भी व्यक्ति के जीवन की पूरी कहानी सुनाई जाए, है ना। उसी को क्या कहा जाता है, लोक गाथा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग कोई वीर व्यक्ति है, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बताने लगे, वीर तेजा जी के बारे में बताने लग गए आपके सामने, हरिदास जी की कहानी चल गई आपके सामने, कोई लोक नायक हो गया अपने जो आपके सामने, जो अलग अलग लोक नायक हैं उनके बारे में बताने लग गए आपके सामने। महात्मा गांधी के बारे में चर्चा हो गई आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा हो गई, भगत सिंह के बारे में चर्चा हो गई। कोई महान संत है, कबीरदास के बारे में अपन किसी भी चीज पर टिप्पणी करने में लगे, उनकी कहानी कोई जीवन से संबंधित कोई चीज को बताने लगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, लोक गाथाओं के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति के जीवन प्रसंग की, उसके उन्होंने जीवन में क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटी, कौन कौन से उन्होंने युद्ध करे, कौन कौन से उनके द्वारा क्या किए गए, कौन कौन से उनके द्वारा युद्ध लड़े गए, कौन कौन से उन्होंने अपने जीवन में त्याग किए। तो आपने हमारे जो कितने लोग देवता उनके बारे में सुना होगा कि भाई उन्होंने गायों के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया था युद्ध में छुटाने के लिए। काफी हमारे जो बाहर के आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने के लिए उन्होंने अपने जीवन का अर्पण किया था। हमारी वीर महिलाएं भी हैं, सिर्फ पुरुष ही नहीं, वीर महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने आन बान शान के लिए जोहर तक किए, और हाड़ी जो हमारी हरी रानी है उनके द्वारा अपने जीवन अर्पण करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटी। किसके लिए, अपने जो आपके सामने अपने युद्ध भूमि, जो अपने जन्मभूमि के लिए। तो इस प्रकार के अलग अलग जो युद्धों की कहानियां हैं, त्याग है और जो चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, है ना, उनके बारे में बताया जाता है। जो हमारे लोक देवता है उनके द्वारा अलग अलग प्रकार का जो चमत्कार किए गए उसके बारे में बताया जाता है। इसको गेय शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अब आपने कहीं पर देखा होगा कि कोई मेडी वगैरह होती है जो भजन वगैरह का, जैसे रामदेव जी का जो मंदिर है, गुगा जी का मंदिर है, पापू जी का मंदिर, तेजा जी का मंदिर है। अब उन मंदिरों में जब जाते हो तो उनके भजन चलते रहते हैं, चाहे आपके गांव होगा चाहे कहीं और होगा। इतना तो आपको पता है कि भजन आपके सामने हमारे जिनको जागरण बोला जाता है, सुना होगा ना आपने। राती जुगा फिर जागरण बोला जाता है। हमारी साइड में तो ये बोला जाता है, आपकी साइड में क्या बोला जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन पहली रात को जो भजन किए जाते हैं उस देवता से संबंधित, जो मंदिर है उससे संबंधित, और अगले दिन आपके सामने प्रसाद रखा जाता है, ऐसे किया जाता है ना। तो उस दिन जो भजन गाए जाते हैं उसी को किस नाम कहा जाता है, लोक गाथा के रूप में जाना जाता है। वो उनके जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हैं गीत को गाते गाते। आप सुनना, वो पहले गीत गाएंगे फिर बताएंगे कि वही रामदेव जो गोगा जी है उनके जीवन में ये घटना घटी थी, है ना, और फिर वो गीत गाते हैं। तो इसी को लोक गाथा के नाम से जाना जाता है। ये किसी समुदाय के शौर्य, ये कोई भी समुदाय हो गया, चाहे आपके सामने जो आपके सामने शासन में रहा उसका शौर्य, आदर्श और इतिहास को दिखाती है। ये दिखाती है हमें कोई भी व्यक्तित्व के जीवन में
ये सब घटनाएं हमें बताती हैं कि जीवन में जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे वीर साहसी योद्धाओं ने किस प्रकार से युद्ध लड़े और किस प्रकार से उन्होंने इन युद्धों को विजय किया, हमारे आदर्शों के बारे में बताती हैं। किस तरीके से आपके सामने कोई भगवान श्री कृष्ण की कहानी, भगवान श्री राम की कहानी चल जाती है, या फिर अन्य कोई लोक देवताओं की कहानी चलती है, तो इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति थी उस समय के, हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से संघर्ष किया था। और हमारे प्राचीन इतिहास का तो खैर इसमें पता चलता ही चलता है। इनके रचयिता को प्राय अज्ञात है। जिस तरीके से लोकगीत, लोक साहित्य, उसी तरीके से लोक गाथाएं होती हैं, इनके रचयिता के बारे में भी अज्ञात है। इनके रचयिता के बारे में भी किसी को नहीं पता होता कि भाई ये आपके सामने लोक गाथाएं वो किनके द्वारा लिखी गई। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती है, मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आपके सामने इनको आगे बढ़ाया जाता है, और कैसे मौखिक रूप से इनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। राजस्थान के आपके सामने, राजस्थान की प्रमुख आपके सामने लोक गाथाओं की बात करें तो पहले पाबूजी की फड़। पाबूजी राठौड़ वंश के एक, जो राठौड़ वंश है उसके एक लोक देवता माने जाते हैं। कौन से वंश के लोक देवता माने जाते हैं पाबूजी? राठौड़ वंश, राठौड़ राजपूत वंश उसके लोक देवता माने जाते हैं, जिनकी गाथा बोपो द्वारा फड़, एक कपड़ों पर चित्रित गाथा है, के सामने रावण हत्थे में बजाई जाती है। रावण हत्था वोयलिन की तरह होता है, उसके माध्यम से क्या करते हैं, भोपा वंश है, अपने जो भोपा जो समाज है हमारे राजस्थान में देखने को मिलते हैं, उन समाज के द्वारा उनको काफी बार उस जो रावण हत्थे को बजाते हुए सुना, वो वोयलिन की तरह होता है, छोटा सा होता है वो, उसको वो ऐसे बजाते हैं उसको तरह, है ना, जिस तरह गिटार बजाया जाता है उसी तरह गिटार को धातु से बजाया जाता है, उसको उसी धातु की छड़ से ही बजाया जाता है ना। तो उसके ऊपर जो पाबूजी है उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, उनको एक कपड़े के ऊपर चित्रित किया गया है, उसको फड़ के नाम से बोला जाता है, और उसके बोपे उसके साथ रावण हत्थे के साथ गाते हैं। यह गौ रक्षा के पुर है, शरणागत व वत्सलता और बलिदान की कहानी है। जो फड़ लिखी गई है पाबूजी के ऊपर, उनमें क्या है, कैसे उन्होंने अपनी गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था, किस तरीके से उन्होंने प्रयास किए थे, कैसे कोई जीवन में शरणगत व्यक्ति, मतलब मुश्किल में पड़े हुए व्यक्ति को जीवन में किस तरीके से साथ देने से संबंधित कहानी है। वात्सल्य और बलिदान की कहानी दिखाई पड़ती है, किस तरीके से प्रेम और बलिदान की कहानी है वो आपके सामने दिखाई पड़ती है। अगला है देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ की बात करें, देव नारायण जी भी एक लोक देवता है, इनकी गाथा गुज्जर बोपों द्वारा जंतर, जो वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। मतलब जो देव नारायण जी हैं आपके सामने, वो भी एक प्रकार के क्या माने जाते हैं, लोक देवता माने जाते हैं। और इनकी गाथा कौन गाते हैं, गुज्जर के बोपों द्वारा गाई जाती है। पाबूजी की कौन गाते हैं, बोपे गाते हैं, बोपा जो समाज वो गाते हैं, और इनके द्वारा गुज्जर या बोपों के द्वारा, गुज्जर समाज या बोपों के जो समाज के द्वारा गाई जाती है, और इनका जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। सबसे बड़ी लोक गाथाओं में से एक देव नारायण जी की जो लोक गाथा है वो सबसे बड़ी लोक गाथाओं में से है। उन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य किए, उनका जीवन किस प्रकार से गुजरा, उनके चमत्कार उन्होंने कैसे किए, और समाज सुधार से संबंधित कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब उनके द्वारा जीवन में किस प्रकार का संघर्ष देखने को मिला, उनके द्वारा कैसे संघर्ष किया गया, चमत्कार कैसे हुए, उन्होंने किस किस प्रकार के जीवन में चमत्कार किए, और समाज में सुधार से संबंधित उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए उससे संबंधित सभी कार्यों का क्या है, वर्णन दिखाई पड़ता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, तेजाजी की गाथा। कौन है तेजाजी की गाथा? तेजाजी एक कृषि उपकारक और सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब तेजाजी कैसे हैं, तेजाजी को कैसे कृषि उपकारक, मतलब कृषि, जब कृषि की जाती है उनके देवता के रूप में उनको माना जाता है। और सर्पदंश, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी को सांप काट जाए तो उसको जो सर्पदंश है, जो सांप काटा हुआ, जो उसका जो ऊपर जो जहर चढ़ गया, उसको उससे मुक्ति दिलाने के लिए आपके सामने किस किस देवता की पूजा की जाती है, तेजाजी की पूजा की जाती है। खास करके नागौर के जो क्षेत्र होता है, और मुख्यतः जाट समाज के प्रमुख देवताओं में से माने जाते हैं। खैर, लोक देवताओं के कोई मतलब किसी जाति विशेष के देवता तो नहीं थे, सभी के थे, लेकिन मुख्यतः उनके द्वारा मुख्यतः इनको पूजा जाता है। इनकी गाथाओं में उनके शौर्य की, मतलब उन्होंने कैसे जीवन में जो बलिदान दिए, कैसे उनका जो शौर्य है उसके बारे में पता चलता है। वचनबद्धता, उन्होंने अपने वचन के लिए क्या किया था, अपने वो
युद्ध के मैदान में या फिर आपके सामने जो गायों को बचाने के लिए चले गए थे, और बलिदान का चित्रण देखने को मिलता है, जो खेतों में काम करने वाले किसानों द्वारा विशेष रूप से गाए जाते हैं। इनके द्वारा इनकी जो गाथाएं होती हैं, इनकी जो कहानियां हैं, वो मुख्यतः किसान वर्ग में सबसे ज्यादा पॉपुलर दिखाई पड़ती हैं। इनका जीवन किसानी से संबंधित जुड़ा रहा, तो किसानी जीवन से संबंधित जो चीजें होती हैं, वो किसान है वो इनसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, और उनके द्वारा मुख्यतः इनकी फट गाई जाती है। वैसे तो सर्व समाज में इनकी गाथाएं हैं वो पॉपुलर है, सर्व समाज इनके जो गाथाओं को गाता है और आपके सामने सुनाई देता है, लेकिन किसानों में इनकी गाथाएं हैं वो मुख्यतः ज्यादा पॉपुलर है। अगले वाला है डूंगजी व जवार जी की गाथा। ये दो भाई थे जो गरीब की सहायता के लिए धनवानों को लूटते थे, है ना। डूंगजी और जवार जी है, ये दो लुटेरे मान लो आप इनको, दो आपके सामने एक प्रकार से लुटेरे थे। लेकिन लुटेरे कैसे थे? जो लुटेरे से लोक देवता क्यों बने? क्योंकि गरीबों की सहायता के लिए क्या करते थे, जो अमीर व्यक्ति, और अमीर में भी कौन, जो गरीबों को लूटने का, अन्याय करके उनसे पैसे इकट्ठे करने का कार्य करता था, उनको लूटने का कार्य करते थे। इनकी गाथाएं सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय मतलब समाज के अमीर व गरीब वर्ग सभी को बराबरी का हिस्सा मिले, बराबरी का हक मिले, उनके लिए इनकी गाथाएं मुख्य रूप से गाई जाती हैं। और ये समाज में एक प्रकार से बहादुरी का भी प्रतीक है कि व्यक्ति को जीवन में कितना भी संघर्ष है, बहादुरी के साथ जीवन जीना चाहिए, बहादुरी के प्रतीक के रूप में दिखाई देती हैं। ये गाथाएं राजस्थान की संस्कृति व ऐतिहासिक गौरव का जीवित प्रमाण दिखाई पड़ती है। ये जो गाथाएं गाई जाती हैं इनके द्वारा, ये हमारी जो संस्कृति है और उनका जो ऐतिहासिक गौरव है उसके बारे में क्या जीवित प्रमाण के रूप में दिखाई पड़ती है। मतलब जो संस्कृति है, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है और उसका जो ऐतिहासिक गौरव है, उसके बारे में सब चीजें हैं वो मुख्यतः दिखाई पड़ती हैं। तो ये आपके सामने जो लोक गाथाएं हैं उसकी जो परिभाषा देखिए अपन ने कौन सी क्या होती है लोक गाथाएं, और जो प्रमुख लोक गाथाएं हैं उसके बारे में संक्षिप्त परिचय के बारे में अपन ने पढ़ा है। ये तो था अपना जो यूनिट नंबर 3 उसका पहला प्रश्न। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, लोक नाट्य के स्वरूप व विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो लोक नाट्य क्या होते हैं, उसके स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आपके सामने। लोक नाट्य के स्वरूप और विशेषताओं के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लोक नाट्य होते क्या है? लोक नाट्य लोक जीवन से निकला हुआ रंगमंचीय प्रदर्शन है जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, संवाद दिखाई पड़ते हैं, संवाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब लोक नाट्य क्या होता है? लोक नाटक रंगमंच प्रदर्शन होता है। रंगमंच क्या होता है आपके सामने? आपने कभी ना कभी जीवन में रामलीला देखी होगी। रामलीला जब आपने देखी होगी तो उसमें क्या होता है, एक मंच होता है, उस पे अलग अलग पात्र आते हैं। जैसे आपके सामने कोई हनुमान का पात्र लिए, कोई भगवान श्री राम का पात्र लिए, कोई रावण का, कोई विभीषण का, कोई लक्ष्मण का, कोई माता सीता का, अलग अलग व्यक्ति वो अलग अलग पात्र लिए होते हैं और अपना अपना वो किरदार निभाते रहते हैं। तो इसी प्रकार के जो आपके सामने जो लोक जीवन होता है उसमें जो रंगमंच का जो प्रदर्शन दिखाया जाता है, जैसे महाराणा प्रताप के जीवन के ऊपर अपन ने कोई एक नाटक किया, स्कूल में आपने नाटक देखे होंगे, तो उसी में जिन लोक नाटकों में जिन नाटकों में जो नाटक किए जाते हैं उसमें हमारे स्थानीयता की भावना हो, हमारे स्थानीय जो सामाजिकता की बात हो, हमारे स्थानीय जो भावनाएं दिखाई पड़े, उसी को लोक नाटक के नाम से जाना जाता है। लोक नाटक में मुख्यतः किसकी बात होती है? लोक नाटकों में आपके सामने मुख्यतः गीत गाए जाते हैं, संगीत होता है, वह नृत्य, संवाद होता है। मतलब गीत साथ साथ चलते रहते हैं, महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा गीत गाए जाते हैं, संगीत गाए जाते हैं, वह नाटक को संवाद किया जाता है। मतलब गीत संगीत चलता रहता है, लोग नृत्य भी करते रहते हैं वहां पर, और संवाद आपस में क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में क्या करते रहते हैं, पात्र आपस में बातचीत करते रहते हैं और अभिनय के माध्यम से किसी कहानी को बताया जाता है। और क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार का जो अभिनय किया जाता है और उसके माध्यम से कहानियों को बताया जाता है। पौराणिक प्रसंग, सामाजिक घटना या व्यंग्य को प्रस्तुत किया जाता है। और क्या किया जाता है आपके सामने, जो पौराणिक घटनाएं हैं, जो पुराने समाज में जो घटित हुई घटनाएं हैं, है ना, हमारा जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं जो समाज में अलग अलग प्रकार की घटित घटनाएं हैं, या फिर व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उनको क्या अलग अलग प्रकार के रंगमंच देने का, रंगमंच प्रदान करने का कार्य किया जाता है, जिनको व्यंग्य के माध्यम से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। इसका मंचन खुले आकाश के नीचे या सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है। और ये जो आपके सामने जो लोक नाट्य किए जाते हैं, इसका मंच है वो खुले आकाश के नीचे क्या किया जाता है, सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है। और इसका मंच कहां पर किया जाता है, एक खुले आकाश के नीचे, एकदम खुला, जो आपके सामने टेंट वगैरह मान लो, उसके अंदर पूरा का पूरा मंच किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के लोक नाटकों का आयोजन किया जाता है, जिससे दर्शक भी सीधे जुड़ते हैं।
आपके सामने अगर आपने नहीं देखा होगा तो जागरण वगैरह होते हैं, वहां पर इस प्रकार के लोक नाटक किए जाते हैं ना। कोई कथा बताई जाती है, उसके साथ के साथ वो जो आपके सामने कलाकार होते हैं वो आपके सामने अभिनय भी करते रहते हैं। जागरण लगते हैं हमारे खुले आकाश के नीचे, एकदम विस्तृत रूप से लगते हैं, और अधिकतर सार्वजनिक स्थल, मंदिर वगैरह पे इस प्रकार के लोक नाट्यों का आयोजन किया जाता है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो दर्शक भी इन सब से सीधे जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आम जन की भाषा बोली जाती है, आम व्यक्ति की कथा होती है, सभी व्यक्ति उनको आसानी से, सहजता से समझ पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, आपके सामने दर्शक वो भी सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये किसी परीक्षित जो परीक्षण किए हुए आपके सामने समूह द्वारा नहीं, बल्कि स्थानीय कलाकारों द्वारा सहज रूप से किया जाता है। इसमें कोई मजे हुए कलाकार नहीं आते हैं, बल्कि लगभग जो आपके हमारे स्थानीय कलाकार होते हैं उन्हीं के द्वारा सहजता से किया जाता है। इसी से क्या होता है, जनता और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है। क्यों? क्योंकि आपके जब अपने कोई कलाकारी को करें तो आप और ज्यादा सहजता से चीजों को समझ पाते हो, सहजता से चीजों से जुड़ पाते हो। तो यही है कि आपके जो आसपास के जो कलाकार हैं वो इसको सहज रूप से चीजों को करते हैं, तो आप और ज्यादा इन सब चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं। विशेषताओं की बात करें आपके सामने, मैं इन सभी प्रसंगों की विशेषताओं की बात करें, सरलता और सहजता, इनकी जो सरलता व सहजता दिखाई पड़ती है इनके अभिनय में। इनकी भाषा, विषय वस्तु व प्रदर्शन शैली सरल होती है। मतलब जो आपके सामने जो इनके द्वारा जो कलाकारी की जाती है उसमें किस प्रकार की भाषा प्रयोग की जाएगी। लोक नाटक है, आपके गांव का कोई व्यक्ति कोई नाटक दिखा रहा है तो किस भाषा में दिखाएगा, आपकी भाषा में दिखाएगा। अगर आप शेखावाटी क्षेत्र के हो तो शेखावाटी वाली भाषा है ना। अगर आप इधर जयपुर के आसपास के हो, धौलपुर, भरतपुर की इधर की जो भाषा है आपकी लोक भाषा, वो दौसा हो के वाले विद्यार्थी हो या फिर चूरू के, चौमू के आसपास के विद्यार्थी हो, रिंगस के इधर के अलग, नीम के थाना के अलग। तो इस प्रकार की जो लोक भाषा है उसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, जिसमें विषय वस्तु, जिस चीज पे वो लोग नाटक दिखा रहे हैं, तो कोई देवता की बात करेंगे या फिर आसपास के कोई व्यक्ति, आप में से गांव का कोई व्यक्ति बैठा है उसी के बारे में बता रहे हैं। समझ में आ गया? तो विषय वस्तु बहुत सरल होती है, प्रदर्शन शैली बहुत सरल होती है, मतलब अपना साधारण अभिनय के माध्यम से बताते हैं। भाई मजे हुए कलाकार होते हैं, उनमें तो कलाकारी होती है, उन्हें तो अभिनय करना आता है, लेकिन जो आम व्यक्ति होता है उसको इतनी कलाकारी नहीं होती, लेकिन वो प्रदर्शन शैली उनकी बहुत सरल, सहज होती है, तो हर व्यक्ति उससे जुड़ाव महसूस करता है। जिससे क्या होता है, आम और सामान्य लोग हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है वो बहुत आसानी से इन सब चीजों को सहजता से समझ लेता है। सामूहिकता की बात करें, यह किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय की सहभागिता का परिणाम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक व्यक्ति की आपके सामने इसमें मुख्य कहानी नहीं होती है, बल्कि पूरा का पूरा समुदाय है उसकी सहभागिता देखने को मिलती है। मतलब पूरा का पूरा समाज है वो इससे जुड़ाव करता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समुदाय है, पूरा समाज ही उसमें से सहभागिता दिखाता है, सारा का सारा समाज ही उसमें एकजुट होता है, उसकी एकजुटता दिखाई पड़ती है। अगले वाला है जनोमुखी। जनोमुखी क्या होता है, आपके सामने जन मनोरंजन, शिक्षा व सामाजिक संदेशों के लिए प्रभावी माध्यम होते हैं। इस प्रकार के लोक नृत्य व लोक नाटक आपके सामने, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो मनोरंजन होता है। भाई कोई भी नाटक चलता है, हंसी खेल मजाक चलता है, मनोरंजन तो होता ही होता है आपके सामने। लेकिन बहुत छोटे छोटे लोक नाटकों के माध्यम से क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। आने वाली भावी पीढ़ियों को हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि हमारी संस्कृति इस प्रकार से है, हम इस जीवन में आपको ये सहजता से अपनी जो संस्कृति है वो आपको सौंप रहे हैं, आपको इस संस्कृति को सहेजना है, इसको बचाकर रखना है, और अपने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ियों को इसको क्या करना है, स्थानांतरित करना है। साथ के साथ हमारी संस्कृति में जो सहजता है, उसके अंदर जो हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारे संस्कार, हमारे बड़ों के प्रति आदर, हमारा जो धार्मिकता, हर चीजों के बारे में विस्तार से बताई जाती है। साथ के साथ सामाजिक संदेश होते हैं उसको भी प्रभावी ढंग से बताने का कार्य किया जाता है। लचीलापन भी दिखाई पड़ता है इसमें। मंच, वेशभूषा व संवादों में अत्यधिक औपचारिकता नहीं होती। मतलब इसमें जो मंच पे जो कलाकार होते हैं उनकी वेशभूषा एकदम साधारण दिखाई पड़ती है। संवाद भी औपचारिक नहीं होते हैं, जिस प्रकार के आप मूवी वेब सीरीज देखते हो उसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक ऐसी भाषा जो आपके सामने जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग कर दिया, इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर दिया, इस प्रकार के भाषा का उपयोग नहीं होता है। किस प्रकार का तत्कालीन सुधार की गुंजाइश रहती है। मतलब भाई अगर आपने कोई मूवी में कोई गलत शब्द बोल दिया
है ना। कोई धर्म के खिलाफ आपका शब्द, धर्म के संबंध से आपका कोई गलत शब्द निकल गया, तो क्या उसमें बदलाव कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑन एयर हो चुकी है ना। लेकिन अब आप आपके गांव में गा रहे, कुछ भी कह सकते हो, कोई गलत शब्द का प्रयोग हुआ, आपने तुरंत माफी मांग ली और तुरंत सुधार कर लिया उसके अंदर। होता है ऐसा आपके सामने काफी बार, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हो गया, फिर आपके सामने कुछ ऐसा अभिनय करना चाहिए था जो नहीं हो पाया, या फिर आपके सामने कुछ जो बता रहे थे कुछ, आप बता गए कुछ, तो भी आप उसमें क्या कर सकते हो? तुरंत सुधार कर सकते हो। तो यही होता है, इन सब जो अभिनय होता है, नाटक होता है, इनमें क्या होता है? तुरंत सुधार की गुंजाइश भी रहती है। मौखिक परंपरा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक व प्रायोगिक ज्ञान द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इसमें क्या होता है? मौखिक परंपरा भी रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर मौखिक रूप से वो प्रायोगिक ज्ञान द्वारा क्या किया जाता है? प्रैक्टिकली इनको स्थानांतरित किया जाता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है इन सब चीजों को। समझ में आ गया? क्योंकि भाई अधिकतर चीजें आपने जो लोक नृत्य, जो लोक नाटक हो गया, लोकगीत गाते हैं, आपके माता पिता से, खास करके जो महिलाएं उनको गाती हैं, क्या उनसे पूछना, आपकी मम्मी से, आपके जो सिस्टर है उनसे पूछना, उनकी मम्मी जी से, आपकी दादी जी से, कि क्या उन्होंने जीवन में कभी इनको कोई कहानियों में पढ़ा है, इनको कोई किताबों में पढ़ा है, या फिर कोई पत्रों में पढ़ा है? तो वो क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो बस गांव में वो महिलाएं गाती थी, हम उनके साथ बैठ बैठ कर सीख गए हम भी। तो क्या होगा? इसी को क्या बोला जाता है? मौखिक परंपरा बोला जाता है। कि जो साहित्य आपके सामने, जो लोकगीत, लोक नाटक आपके सामने मौखिक रूप से बोलते बोलते आप समझ जाओ, सीख जाओ, उसी को मौखिक परंपरा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक और सामाजिक संदेश, यह है, इसमें अक्सर धार्मिक कहानियां, पौराणिक प्रसंग या सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य होता है। तो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, इसमें धार्मिक कहानियां सबसे पहले आपको दिखाई पड़ती है। मतलब इसमें क्या किया गया? धार्मिक संदेश दिए गए हैं आपको। पौराणिक प्रसंग और या फिर सामाजिक कुरीतियों पर भी व्यंग्य दिखाई पड़ता है। मतलब जो आपके सामने जो साहित्य दिखाई पड़ शिकायत जो हमारा जो ये साहित्य दिखाई है, जो लोक नाट्यों का जो साहित्य है, इसमें क्या होती है? मुख्यतः धार्मिक कहानियां, तेजा जी, पापू जी, है ना, रामदेव जी, और आपके सामने जो महाराणा प्रताप हो गए, जो और कोई राजा हो गए जिनके संबंधित आपके सामने कहानियां, महाराणा कुंभा हो गए, इन सब की कहानियों को मुख्यतः दिखाया जाता है। पौराणिक प्रसंग, हमारे धर्म से संबंधित प्रसंगों के बारे में भी गाया जाता है। भाई रामलीला का मंचन कर दिया, महाभारत से संबंधित कोई चीज बता दी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वक्तव्य को बता दिया, इन सब चीजों पर बात की जाती है। काफी बार जो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार की जो कुरीतियां दिखाई पड़ती है, उस पर भी व्यंग्य किया जाता है। समझ में आ गया? इसके माध्यम से, ताकि उन कुरीतियों को दूर किया जा सके। जैसे कि आज के समय मोबाइल चलाना एक आम समस्या हो गई, तो उस पर उन्होंने कोई लोक नाटक कर लिया। समझ में आ गया? तो सामाजिक कुरीतियों पर अलग अलग प्रकार का क्या व्यंग्य भी किया जाता है। सीधी भागीदारी, कलाकार अक्सर वो दर्शकों से सीधा संवाद करते हैं, जिससे जीवितता बनी रहती है। तो आपने देखा होगा कि आपके गांव में जागरण हो रहा है, और जो कलाकार है वो सीधा आप बैठे हो और आपसे पूछ लिया, भाई आपको कैसा लग रहा है, ताली बुझवाते हैं वो आपसे, है ना, और हंसी मजाक भी कर देते हैं उसके माध्यम से। आप बैठे हो, आप थोड़ा सा उनको लगा कि भाई थोड़ा हंसी मजाक वाला करेक्टर है भी, तो उससे हंसी मजाक कर लिया। होता है ना ऐसा? आपने अगर कभी जीवन में इस प्रकार के अगर जागरण वगैरह में गए होंगे, तो आपने इन सब चीजों को देखा होगा। तो इसमें क्या होता है? कलाकार सीधा दर्शकों से संवाद करता है, तो जीवितता बनी रहती है। मतलब एकदम ऐसे लगता है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने वास्तविक घटित हो रहा है। वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ढोलक, हारमोनियम, सारंगी आदि स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। मतलब स्थानीय ढोलक का प्रयोग किया जाता है, हारमोनियम, सारंगी जैसे जो हमारे जो लोक परंपरा में चले आ रहे जो स्थानीय वाद्य यंत्र है, उनका प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या है? भारतीय संस्कृति एक जीवित व गौरवशाली परंपरा बनी रहती है। जिससे क्या होता है? आपके सामने जो हमारी परंपराएं हैं, जो पहले से आपके सामने चली आ रही हैं, जिसमें इन्हीं वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, वो जीवित जो आपके सामने परंपरा है वो दिखाई पड़ती है। तो ये था आपके सामने लोक नाटक का स्वरूप, और उससे संबंधित आपके सामने क्या विशेषता रही है उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ लिया। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल से संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा, उससे संबंधित अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे यूनिट फर्स्ट को, जिसमें से अपन देखने वाले हैं सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट को अपन।
जिसमें अपन यूनिट नंबर जो फर्स्ट हमारी उसका रिवीजन करेंगे। और यूनिट नंबर फर्स्ट में जो चीजें आती हैं आपके सामने वो क्या होती है, क्षेत्र की अवधारणा और वर्गीकरण से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं। विस्तार से पढ़ेंगे आपके सामने पूरी की पूरी सारी की सारी चीजों को अच्छे से। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे भी यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सारी की सारी वन शॉट क्लासेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और तो सब्सक्राइब करें। और सारी चीजें आपके सामने डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सारे सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ के साथ अब मैं आपके सामने बात करूं, ये फ्री की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहां पर मिलेगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे आप ये फ्री की सारी चीजें पढ़ सकते हो। पूरी पूरी पीडीएफ मुफ्त में मिलते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ बच्चों आपको क्या करना है, आपको करना है क्या कि अगर कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या मंत्रा से खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस कोने में, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन या फिर शॉप वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके खरीद लेना, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन। क्या होती है क्षेत्र की अवधारणा, क्षेत्र की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे अपन विस्तार से। क्षेत्र क्या होता है, भूगोल में क्षेत्र पृथ्वी की सतह का एक ऐसा विशिष्ट भाग होता है जो समरूप विशेषताओं जैसे भौतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आधारों पर अपने आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। मतलब क्षेत्र क्या होगा, देखो भाई क्षेत्र तो आपके सामने अपना जम्मू कश्मीर का भी है क्षेत्र, अपना कहाँ का है, जम्मू कश्मीर छोड़ दो आप, अलवर भरतपुर का ले लो, क्षेत्र अलवर भरतपुर का भी है क्षेत्र, अपना जैसलमेर का भी है ना। दोनों में क्या अंतर है, दोनों तो है तो क्षेत्रीय, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, दोनों एक विशिष्ट भाग है। देखो उदाहरण से समझाऊंगा, जम्मू अगर आप जैसलमेर में जाओगे कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी, बालू मिट्टी देखने को मिलेगी। दिन में बहुत ज्यादा तापमान, रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। अंतर देखने को मिलता है, वर्षा बहुत कम होती है, शुष्क मौसम रहता है हमेशा, ह्यूमिडिटी बहुत कम रहेगी आपके सामने, है ना, नदियां वगैरह है नहीं आपके सामने। अब वही उदाहरण लेता हूं आपके सामने, कहाँ का मैं, अलवर भरतपुर का। अपने राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, क्यों जम्मू कश्मीर तक जाए, अलवर भरतपुर में जाते हैं। अलवर भरतपुर का क्षेत्र, मिट्टी कैसी आपके सामने, कैसी है, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, या कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत अपनी काली मिट्टी का भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी मैदानों में जो पाई जाती है आपके सामने वो वाली मिट्टी दिखाई देती है। जमीन कैसी है, समतल है, वहां पर कैसी है, टीले हैं। समझ में आ गया आपके सामने। पानी क्या है, अच्छी खासी मात्रा में आपके सामने पानी देखने को मिल जाएगा, है ना। वर्षा ठीक ठाक होती है, ना कम ना ज्यादा, लेकिन कृषि के लिए उपयुक्त है। तो आपके सामने दोनों में देखो कितना अंतर देखने को मिल रहा है, समझ में आ गया। तो दोनों ही क्षेत्र हैं, तो कोई एक जो कुछ समरूप विशेषताएं होती हैं कोई भी क्षेत्र की, जैसे उसकी भौतिक कि वो भौतिकी कैसी है, वहां की सांस्कृतिक और आर्थिक आधार क्या है, आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। क्या तो भौतिक मतलब जो भौतिक क्या होता है आपके सामने, कैसी मिट्टी है, कैसे आपके सामने पानी है, वातावरण कैसा है। दूसरी चीज कैसे विशेष हो सकता है कोई क्षेत्र, संस्कृति पर, वहां के जो लोग हैं वो किस प्रकार का खान पान करते हैं आपके सामने। देखो अलवर भरतपुर का क्षेत्र अपना, है ना, और भरतपुर आप इससे ज्यादा दूर के जो आप यहाँ पर यूपी वाला क्षेत्र चले जाओ, पास ही पड़ता है आपके सामने। दोनों के खान पान में, रहन सहन में, बोली में अंतर देखने को मिलेगा आपके सामने। आर्थिक, जयपुर से आपके सामने, जयपुर जो शहर है उससे आप 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, उतने आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं जितने शहर में दिखाई पड़ते हैं। तो यही है, कोई भी क्षेत्र वो तीन तरीके से आपके सामने अलग दिखाई पड़ता है, भौतिक दृष्टिकोण से, है ना, जिसको भौगोलिक भी बोलते हैं, संस्कृति के दृष्टिकोण से, और आर्थिक पैसों के दृष्टिकोण से अलग अलग भिन्न दिखाई पड़ता है। उदाहरण दे दिया, एकदम स्पष्ट रूप से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यह एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है जो सीमाएं स्पष्ट व अस्पष्ट होती है। मतलब इसको अगर अपन विस्तार से अध्ययन करने की चीज प्रयास करें तो कुछ चीजें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, कुछ चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। मतलब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको हर चीजें आपको विस्तार से समझने को मिलेंगी। अगले वाला पॉइंट है वर्गीकरण। क्षेत्रों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कोई भी क्षेत्र होता है उसको एक आधार पे नहीं, आप विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो आधार होते हैं उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, उनको वर्गीकृत है वो कर सकते हो। पहले प्रकार का जो आपके सामने वर्गीकरण देखने को मिलता है उसको क्या बोला जाता है, समरूपी या औपचारिक क्षेत्र के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें एक या एक से अधिक समान या भौतिक संस्कृतियां विशेषताएं होती है। मतलब समरूपी क्या होता है, समानता, समझ में आ गया, समरूपी मतलब समानता। तो कोई भी एक या एक से अधिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें कोई भौतिक समानता या सांस्कृतिक जो समानता देखने को मिलती है उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, समरूपी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसको किस रूप से जाना जाता है, समरूपी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
हो सकता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से समानता हो सकता है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समानता देखने को मिले। समझ में आ गया आपके सामने। अब क्या होता है, उदाहरण के लिए गंगा के मैदान व सहारा मरुस्थल, है ना, जो गंगा के मैदान होते हैं और आपके सामने सहारा मरुस्थल है। अब गंगा के जो आपके सामने मैदान है, गंगा के मैदानों की बात करें तो गंगा के मैदान जो आपके सामने यूपी में है, वहीं आप अगर बिहार में चले जाओ तो गंगा के मैदान समान दिखाई पड़ते हैं, समान स्थल करती होंगी, वही हरियाणा में भी दिखाई पड़ेंगे, वही पंजाब की भूमि आपको दिखाई पड़ती है। तो गंगा के मैदान आपको जहां जहां पर दिखाई पड़ेंगे वहां वहां पे उनकी क्या समान स्थल करतियां, मतलब जमीन वो एक जैसी दिखाई पड़ती है, कृषि भी एक जैसी दिखाई पड़ेगी। वहां पर चावल की फसल दिखाई पड़ेगी, वहां पर गेहूं की फसल दिखाई पड़ेगी, वहां पे गन्ने की फसल मुख्यतः दिखाई पड़ेगी। वही आपके सामने पंजाब में फसल होती है, वही हरियाणा के गंगा के मैदानों में होती है, वही यूपी में होती है, वही बिहार के गंगा के मैदानों में होती है। तो जो एक स्थल है जहां पे एक से अधिक चीजों की भौतिक या सांस्कृतिक समानताएं देखने को मिली जाती है, उसको क्या कहा जाता है, समरूपी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रट लो, समरूपी मतलब समान क्षेत्र। अगला क्या है, सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। तो भाई चाहे जैसलमेर में चले जाओ, चाहे बाड़मेर में चले जाओ, चाहे जोधपुर में चले जाओ, चाहे चूरू में आ जाओ, और चाहे हमारे शेखावाटी क्षेत्र में आ जाओ, जहां पे मरुस्थलीय चीजें देखने को मिलती हैं, वहां पर क्या समान जलवायु है। कैसे, शुष्क जलवायु देखने को मिलेगी, वर्षा कम होगी, मोटे मोटी फसलें हैं वो मुख्यतः आपको, मोटे अनाज की फसलें आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलेगी। समझ में आ गया आपके सामने। तो यही है ऐसी जलवायु जहां पर एक से अधिक भौगोलिक या सांस्कृतिक विशेषता पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, समरूपी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद कर लो, मैं बहुत कोशिश करूंगा आपको यहीं पर याद करवा दूं, क्योंकि कठिन चीजें याद नहीं होती, मुश्किल से चीजें याद होती। अगला है कार्यात्मक व नोडल क्षेत्र। एक केंद्र बिंदु के चारों ओर संगठित होता है, जैसे कोई कार्य सेवाएं परिवहन होता है। या अच्छे से याद करना, नोडल क्षेत्र, कार्यात्मक क्षेत्र, कोई शहर है, शहर में लगे हुए मान लो गन्ने की फैक्ट्री, है ना। तो अब गन्ने की फैक्ट्री क्या है, शहर जैसे आपके सामने कोई शहर मान लो, कोई भी जगह मान लो आपके सामने, जयपुर मान लो। अब जयपुर में मान लो आपके सामने चीनी की फैक्ट्री लगी है, गन्ने की क्या फैक्ट्री होगी, चीनी की फैक्ट्री होगी। तो अब क्या आसपास, ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन मान लो आप, है ना, तो आसपास का जो क्षेत्र है वहां से क्या लेके आया जाएगा, आपके सामने गन्ना है वो लेकर आया जाएगा। समझ में आ गया आपके सामने, सारा परिवहन वहां पर जाएगा, मजदूर वहां पर जाएंगे, सारा कामकाज वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के खास करके नोडल क्षेत्र क्या होते हैं, शहरी क्षेत्र को नोडल क्षेत्र बोला जाता है, जो जिसके ऊपर क्या होता है, सारी की सारी चीजें हैं उसी क्षेत्र के आसपास घटित होती हैं। जैसे कोई कार्य वहां पर होगा, सबसे ज्यादा रोजगार वहां पर देखने को मिलेगा, सेवाएं, हॉस्पिटल आपके सामने, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, अच्छे आपके सामने घर, आपके सामने अच्छी परिवहन से संबंधित समस्या चीजें सभी वहां पर देखने को मिलेंगी। समझ में आ गया। और वहां पे सबसे ज्यादा रोजगार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कार्यात्मक या नोडल के नाम से जाना जाता है। नोडल का अर्थ क्या आता है, मुख्य क्षेत्र। जैसे दिल्ली शहर के सेवा क्षेत्र, दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र या राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, आपके सामने जो अपना राजस्थान में जयपुर है, इधर की साइड में जोधपुर है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो शहरी क्षेत्र हैं, जिसके आसपास सारी सारी चीजें देखने को मिलती है। भाई आपको अगर कोई बड़ा काम करना होता है, आपको एग्जाम देनी होती है कंपटीशन की, कहाँ जाओगे, जयपुर चलो भाई, आपको वही सेंटर आता है। अगर आपको कहीं पर चीजें नहीं, शॉपिंग करनी है आपको, जयपुर में जाओ, वहीं पर आपको अच्छे कपड़े या फिर सस्ती दरों में चीजें मिलती हैं। और कोई चीज खरीदनी होती है तो शहर के आसपास आपके सामने क्या देखने को मिलता है, सारी सारी चीजें, अच्छी बेहतर सुविधाएं देखने को मिलती हैं। अगले वाला पॉइंट है योजना व प्रोग्मेटिक क्षेत्र। ये छोटे छोटे पॉइंट है, मुश्किल है, टर्मोलॉजी समझना मुश्किल है, लेकिन हम हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है। योजना क्या होती है, विशिष्ट योजना या प्रशासनिक उद्देश्य से परिभाषित क्षेत्र। मतलब योजना व प्रोग्रामेटिक क्षेत्र क्या होता है, भाई आपने सुना होगा ना कि वो तो रिक्को एरिया है, राजस्थान में सुना होगा ना, वो तो रिक्को एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो सिंचाई संचित एरिया है, सिंचाई कमान क्षेत्र है। सुना है ना आपने ये सब चीजें, भाई कम से कम कुछ नहीं सुना आपने, रिको एरिया तो सुना होगा, शहर के आसपास रहते हो आप, कितना ही छोटे से छोटे शहरों, रिको एरिया तो सबको बताते हैं। तो इस प्रकार का जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, विशिष्ट योजना या प्रशासनिक उद्देश्य के लिए बनाए गए क्षेत्र। मतलब रिको एरिया किस लिए बनाए गए थे, राजस्थान में उद्योगों को विकास करने के लिए शहर के बाहरी क्षेत्र में क्या कर दिया गया, जमीन को आवंटन कर दिया गया, ताकि क्या हो, शहर में जो उद्योग है वो नहीं, मतलब शहर में उद्योग पनपे लेकिन बाहरी क्षेत्र में पनपे, ताकि क्या है, आम जनमानस को वहां पर दिक्कत नहीं हो। समझ में आ गया, उसको रिको एरिया के नाम से जाना गया। तो वो क्या था, वो रिको एरिया एक योजना थी रिको, जिसके नाम से उसको, उसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम रखा गया।
समझ में आ गया। एक सिंचाई कमान क्षेत्र क्या होता है, जहां पर बांध वगैरह का जो क्षेत्र होते हैं उस पर इस प्रकार के जो क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया। तो परियोजनाओं के आधार पर इन सब चीजों का निर्माण करते हैं। अच्छे से याद कर लेना सारी चीजों को। परपेचुअल और आपके सामने वर्कुनल क्षेत्र, लोगों की धारणाओं या लोक भाषाओं पर आधारित क्षेत्र जिसकी कोई संचित सीमा नहीं होती। मतलब लोगों की धारणाएं और लोक भाषाओं के आधार पर जो क्षेत्र बना दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है आपके सामने, परपेचुअल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से, परपेचुअल क्षेत्र या वर्कुनल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब लोग क्या करते हैं भाई, लोग जैसे जिस प्रकार की संस्कृति से रहते हैं, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार के उनके व्यंजन है, और उन्हीं सब चीजों को देखकर आपके सामने क्या एक उनका उद्देश्य बन जाता है। जैसे राजस्थान के मारवाड़ी लोग क्या करते थे आपके सामने, व्यापार के लिए जाने जाते हैं। तो क्या कहा जाता है, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति है राजस्थान से बाहर जाके बसेगा तो क्या कहेंगे, भाई वो तो मारवाड़ी है। राजस्थानियों की पहचान किससे हो गई, मारवाड़ियों से हो गई, है ना। क्यों, वो व्यापारी थे और सारे पूरे भारत में घूमते थे अपने व्यापार के लिए। तो राजस्थान के हर व्यक्ति को बाहर क्या जाना जाता है, मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। इस प्रकार की जो अपनी अवधारणाएं होती हैं उस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, परपेचुअल और वर्कुनल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है मुझे आपके सामने अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। उदाहरण के लिए आपके सामने मिड वेस्ट अमेरिका, है ना, दक्कन के पठार। अब दक्कन का पठार क्या आपके सामने, सबसे पहले दक्षिण हिस्से में देखने को मिलता है भारत के, और पठारी क्षेत्र आपके सामने ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ गया पठार है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं आपके सामने, दक्कन का पठार। आपको सीमांकन थोड़ी कर रखा है कि भाई ये दक्कन का पठार है, नहीं है ना ऐसा कोई सीमांकन, लेकिन अपन बोलते हैं दक्षिणी क्षेत्र को, नर्मदा से नीचे के क्षेत्र को। अगले वाला क्या है, यही आपके सामने वर्गीकरण भौगोलिक अध्ययन को व्यवस्थित करने में मदद करता है। और इस प्रकार के जो वर्गीकरण दिखाई पड़ते हैं यही क्या करते हैं आपके सामने, जो हमारे भूगोल को अध्ययन करने में हमारी बहुत ज्यादा मददगार भी सिद्ध होते हैं आपके सामने। यह था आपके सामने यूनिट फर्स्ट का जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। अब पढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की तरफ। विश्व की प्रमुख जलवायु क्षेत्र के नाम लिखिए, इनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मतलब पूरी दुनिया में कौन कौन से प्रमुख जलवायु क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं उसके बारे में बताना आपको, और उनकी विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है। विश्व को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है जो तापमान और वर्षा के पैटर्नों पर आधारित होता है। मतलब अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो अलग अलग प्रकार के जो भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो किस पे आपके सामने, तापमान और वर्षा के आधार पर मुख्यतः इन सब पैटर्नों पर बांटा गया है। समझ में आ गया ना। कोपियन के द्वारा मुख्यतः आपके सामने जलवायु का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। और किसके आधार पे है, तापमान वर्षा के आधार पे, जलवायु के आधार पे इनको मुख्यतः किया गया है इनका वर्गीकरण। अगले वाला है भूमध्य रेखीय व उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इक्वेटोरियल व ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहां, नाम से पता चल रहा है आपको, भूमध्य क्षेत्र के बारे में अपन बात करेंगे, और वहां पर कैसे पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं। कैसा क्षेत्र आपके सामने, भूमध्य व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा के पास। कहां मिलता है क्षेत्र आपके सामने, भूमध्य रेखा के पास आपके सामने ये क्षेत्र है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। क्या विशेषता है भाई इस क्षेत्र की आपके सामने, विशेषता है वर्ष भर उच्च तापमान रहना, अत्यधिक वर्षा होना व कोई भी शुष्क मौसम नहीं होना। मतलब आपके सामने इस मौसम की क्या विशेषताएं होती हैं, पूरे साल भर आपके सामने तापमान है वो उच्च दिखाई पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा तापमान दिखाई पड़ता है। अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, वर्षा भी होती रहती है इस क्षेत्र में। क्या होगा आपके सामने, बहुत ज्यादा तापमान होता ना तो क्या होती है, बरसात हुई, तुरंत क्या होगा, पानी इवेपोरेट होकर उठ गया आपके सामने, उड़ते क्या हुआ, और वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि तुरंत पानी क्या था, इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट हुआ, ऊपर गए, उसके बादल बने, और आपको लग रहा थोड़ी देर पहले धूप थी, अचानक से बारिश आ गई। इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। मतलब एकदम धूप थी, अचानक से बादल छाए, बारिश हो गई, फिर धूप खिल गई थोड़ी देर बाद में। थोड़ी देर बाद में आपने देखा बहुत जोर की मूसलाधार बारिश हो गई। तो इस प्रकार का मौसम दिखाई देता है। तापमान ऊंचा रहेगा हर समय, कोई शुष्क मौसम नहीं रहता। मतलब कैसा मौसम रहता है आपके सामने, एकदम ह्यूमिडिटी से भरपूर रहता है आपके सामने, आर्द्रता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और वर्षा भी बहुत ज्यादा होती रहती है। तापमान के सामने वो वापस क्या, वो इवेपोरेशन होता रहता है उसमें से। अब क्या होगा भाई, पूरे साल भर अच्छी बारिश होती रहेगी, तो इससे क्या हो जाएंगे आपके सामने, जंगल भी देखने को मिल जाएगी, अच्छे जंगल होंगे भाई। पूरे साल बारिश होगी तो घने वनों का निर्माण हो जाएगा, और सदाबहार अपने आप ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि बरसात होती रहती है। उदाहरणों से हर चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ट्रिक से याद करो। सबसे पहले क्या,
भूमध्य क्षेत्र। भूमध्य क्षेत्र होता ना, है ना, वो कैसा क्षेत्र होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान रहता है। भूमध्य क्षेत्र को तो ये स्थान तो याद रखे लोगों, भूमध्य के पास तापमान कैसा, बहुत ज्यादा उस तापमान है। बस इतना याद करना है कि भूमध्य क्षेत्र पे बहुत ज्यादा तापमान रहता है। क्यों रहता है ये भी बता देता हूँ। ये पूरी पृथ्वी अपनी, इसके बीच की रेखा को भूमध्य बोला जाता है। सूरज की किरणें साफ सीधी पड़ती हैं एकदम, समझ में आ गया ना। अब कोई चीज सीधी पड़ेगी तो क्या होगा, सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा। अब कोई भी जगह, एक पानी का गिलास है, पानी का गिलास है, उस पर सीधी किरणें पड़ रही है ना, एक तो क्या हो जाएगा, उस पानी का गिलास आपने क्या कर रखा है, एक बक्से में रख रखा है और वहां पे सीधी तेज रोशनी गिर रही हो, तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म होगा और इवेपोरेट होगा, फिर उसके बदल बनेंगे, कंडेंसेशन होगा, फिर बरसात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आपके सामने सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिलेगी। तापमान उच्च है, आर्द्रता, क्यों, क्योंकि बार बार बारिश हो रही है और बार बार ताप क्या हो रहा है आपके सामने, जो इवेपोरेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इससे आपके सामने आर्द्रता दिखाई पड़ेगी। अच्छा, बरसात हो रही है तो वन कैसे उगेंगे, घने उगेंगे, और कैसा होगा, सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गए सारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से, एकदम उदाहरणों से, एकदम जीवित तरीके से मैं आपको हर चीज समझाने का प्रयास करता हूं। उष्ण कटिबंधीय सवाना वन, उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र कैसा होता है, भूमध्य क्षेत्र से दूर, मतलब जो भूमध्य क्षेत्र होता है ना, उससे थोड़ा सा दूर जाओगे तब कैसा देखने को मिलता है आपके सामने, उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र देखने को मिलता है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या है, यह क्षेत्र आपके सामने भूमध्य रेखा से थोड़ा, मतलब यहाँ के आसपास के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास देखने को मिलता है, उसका बीच का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर क्या तापमान तो अभी भी उच्च देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर सीधी धूप वो पड़ती है। समझ में आ गया। लेकिन शुष्क और आर्द्र मौसम दोनों दिखाई पड़ता है। कैसे क्यों दिखाई पड़ता है शुष्क और आर्द्र मौसम यहाँ पर, इसीलिए दिखाई पड़ता है क्यों, बरसात है, बारिश है, बरसात है, वो कैसी होती है, फिक्स समय पर होती है। समझ में आ गया, मतलब जब धूप पड़ेगी तब उसके बाद में बरसात देखने को मिलती है, बाकी का समय शुष्क दिखाई पड़ता है। और अगला क्या है, लंबी घास के मैदान। अब क्या है, तापमान ठीक ठाक है, समझ में आ गया, खाली जमीन पड़ी हुई है बहुत ज्यादा आपके सामने, तापमान अच्छा है, बारिश भी हो जाती है समय पर, धूप भी खिल जाती है, वातावरण एकदम क्या है, अनुकूलित है। तो कैसा क्या उगेगा, बड़े बड़े मैदानों में क्या उग जाती है, घास उग जाती है, इसलिए क्या बोला जाता है उनको, उष्ण कटिबंधीय सवाना वन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। बिखरे हुए पेड़ दिखाई पड़ते हैं, दूर दूर होंगे आपके घास के मैदानों में, दूर दूर पेड़ भी दिखाई पड़ जाते हैं। क्लियर हो गई सारी चीजें। अगला क्षेत्र आपके सामने मरुस्थलीय क्षेत्र। अच्छा, मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको बताने की जरूरत नहीं होती, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जहां पर वहां पर ये सब दिखाई पड़ते हैं। क्या होता है आपके सामने, उच्च व निम्न तापमान दोनों प्रकार का तापमान दिखाई पड़ेगा। दिन में गर्मी पड़ेगी, बालू मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी ऐसे मुख्यतः पाई जाती है, जो क्या होती है आपके सामने, जिससे तापमान है वो दिन में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। आपके सामने मिट्टी, आप सबको पता है मिट्टी का सिद्धांत है, बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत जल्दी ठंडी होगी। तो मिट्टी मिट्टी है तो क्या होगी, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है दिन में, तो उच्च तापमान देखने को मिलेगा। जैसे ठंड होती है तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो रात का तापमान बहुत कम भी दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो उच्च तापमान भी है और आपके सामने निम्न तापमान, दोनों का दोनों तापमान भी दिखाई पड़ते हैं। अगला क्या, बहुत कम वर्षा भी होती है। साथ के साथ क्या दिखाई पड़ता है, बरसात की बात करें, बारिश की बात करें, बहुत कम वर्षा दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया आपके सामने, क्यों, क्योंकि भैया आपके सामने जो यहाँ पर क्या होता है, पानी होता नहीं तो इवेपोरेशन होगा नहीं, इवेपोरेशन होगा नहीं तो क्या होगा, बरसात कहां से होगी आपके सामने, तो बरसात बहुत कम दिखाई पड़ती है। शुष्क वनस्पतीय क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, और क्या होगा आपके सामने, वनस्पति कैसी होगी, भाई एक बात बताओ, कोई पेड़ है उसको पानी नहीं लग पा रहा है तो आपके सामने वो हरा भरा कैसे रह पाएगा, शुष्क रहेगा। तो झाड़ियां मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलती हैं, कैक्टस उग जाते हैं, झाड़ियां उग जाती हैं, मुख्यतः आपके सामने इस प्रकार के पेड़ पौधे आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ रहा है, अपना जैसलमेर वाला क्षेत्र मान लो। अगला क्या है, अगला क्षेत्र क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। महाद्वीपों के तट, पश्चिमी तट, जो पश्चिमी ये वाला तट होता है ना कोई भी, इसको बोला जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन सी, है ना। महाद्वीपों के पश्चिमी तट जो 30 से 45 अक्षांश पे आपके सामने मौजूद है। किस प्रकार की विशेषताएं आपके सामने इनकी, गर्म, शुष्क, गर्म एक मिनट तापमान एकदम गर्म दिखाई पड़ेगा, शुष्क ग्रीष्म काल होगा, मतलब एकदम क्या होगा आपके सामने ठंडा, शुष्क मतलब एकदम सूखा ग्रीष्म काल, गर्मियों में कोई बरसात नहीं दिखाई पड़ती है।
समझ में आ गया आपके सामने। और सर्दियां कैसी, आंतर सर्दियां दिखाई पड़ती है, मतलब यहाँ पे सर्दियों में बरसात दिखाई पड़ती है। राजस्थान, अपने राजस्थान के क्षेत्र में या उत्तर भारत के क्षेत्र में आपके सामने सर्दियों में बरसात होती है, जिसको माउट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में देखा होगा ना भाई, आपने कहा कि चना और गेहूं तो जल्दी ठीक होगा जब माउट होगी, है ना, सुना ना आपने। तो ये जो मावट होती है क्यों होती है, क्योंकि जो मेडिटेरियन भूमध्य सागर है वहां से जो हवाएं वो बादल यहाँ तक आते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या दिखाई पड़ती है, बारिश होती है। तो भूमध्य क्षेत्र पे क्या होता है भाई, अपने क्षेत्र, अपना यहाँ पर जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मियों में बरसात होती है और सर्दियां शुष्क रहती है मुख्यतः, है ना, एक आध माउट होती है बस। तमिलनाडु में उल्टा है, गर्मियों में आपके सामने क्या रहेगी, शुष्क रहेंगी, सर्दियों में बरसात होगी। और वही चीज भूमध्य सागर पे भी देखने को मिलती है, गर्मियां शुष्क रहती है, सर्दियों में बरसात होती है। और कैसे प्रकार के वन दिखाई पड़ते हैं, खट्टे फल, जैतून जैसे जो फल हैं या आपके सामने जो पेड़ है वो दिखाई पड़ते हैं। समझ में आगे, सामने फलों की आपके सामने मुख्यतः खेती दिखाई पड़ती है। अगले वाले की बात करें आपके सामने, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण आपको पता चल गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। महाद्वीपों के आंतरिक भाग, बीच का क्षेत्र होता है, कोई भी महाद्वीप है उसके जो बीच का क्षेत्र होता है उसी को क्या बोला जाता है, शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर आपके सामने, चरम तापमान, बहुत अधिक तापमान, गर्मियों में बहुत अधिक तापमान, सर्दियों में बहुत कम तापमान। राजस्थान वाला क्षेत्र मान लो आप मुख्यतः। उत्तर भारत का जो क्षेत्र होता है उसमें यही दिखाई पड़ता है, बहुत ज्यादा तापमान गर्मियों में, सर्दियों में बहुत कम तापमान, मध्यम वर्षा, ठीक ठाक वर्षा होती है। और उत्तर भारत में आपके सामने ना तो बहुत अधिक वर्षा होती है ना बहुत कम वर्षा होती है, मध्यम दर्जे की वर्षा दिखाई पड़ती है। और खेती कौन सी होती है आपके सामने, गेहूं की मुख्यतः खेती दिखाई पड़ती है। क्यों, ठीक ठाक वर्षा होती है, नदियां यहाँ से बहती है, पानी की गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो गेहूं व चावल की फसल मुख्यतः दिखाई पड़ती है। तो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, वहां चरम तापमान देखने को मिलेगा, मध्यम दर्जे की वर्षा होती है। और किसकी खेती देखने को मिलती है, गेहूं की खेती है वो मुख्यतः देखने को मिलती है आपके सामने। क्लियर हो गया आपके सामने सारी चीजें। अगला है टैगा व साइबेरियन क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश का क्षेत्र। समझ, साइबेरियन क्षेत्र, साइबेरियन क्षेत्र मुख्यतः आपके सामने उत्तरी गोलार्ध है, जो आपके सामने जो रशिया है, रूस देश है, उसके ऊपर के क्षेत्र होता है, उसको साइबेरियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एकमात्र ऐसा उत्तरी ध्रुव है वहां पर ये क्षेत्र है, जहां पे आपके सामने बहुत कम लोग रहते हैं आपके सामने। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, जो रशिया उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश है ना रशिया के पास, वहां पे आपके सामने देखने को मिलता है। लंबी ठंडी सर्दियां, बहुत ज्यादा, लगभग 7-8 महीने की सर्दियां यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, छोटी हल्की गर्मियां, गर्मियां आपके सामने इतनी ज्यादा अपने यहाँ पर गर्मी पड़ती है ऐसी गर्मियां नहीं पड़ती हैं। वहां पे आपके सामने जो तापमान है, तापमान मतलब उनके लिए -20 डिग्री में तापमान आ गया तो उनके लिए गर्मियां हैं। समझ में आ गया आपके सामने। और उनकी सर्दियां -60 डिग्री तक तापमान चला जाता है काफी बार, वो उनकी सर्दियां हैं। तो उनके लिए अपने वाली गर्मी नहीं है कि प्लस में 40 डिग्री तापमान जा रहा है या प्लस में 30 डिग्री तापमान जा रहा है, ये नहीं सर्दी गर्मियां उनके लिए। उनके लिए -20 डिग्री तापमान भी क्या है, गर्मियां ही है। समझ में आ गया। कोणधारी शंकुधारी आपके सामने वन दिखाई पड़ते हैं। क्यों भाई कोणधारी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एक बात देखो, अपने पेड़ कैसे, राजस्थान में पेड़ कैसे होंगे आपके सामने, ऐसे वाले पेड़ दिखाई पड़ते हैं, ऐसे वाले पेड़ होंगे आपके सामने, ऐसे वाले पेड़ होते हैं ना, ऐसे वाले, है ना, ये ऐसा पेड़ है और उसके सामने ऐसी पत्तियां, ऐसे पेड़ होंगे। अब सोचो क्या हो रही है आपके सामने, बर्फ पड़ रही है, सारे पेड़ पे बर्फ ही बर्फ जमा हो जाएगी, तो पेड़ क्या हो जाएगा, टूट सकता है, पेड़ को नुकसान हो जाए। इसलिए कैसा, उस जलवायु के जो पेड़ है उन्होंने किस किस प्रकार से खुद को डाल लिया है, इस प्रकार से जैसे बर्फ गिरती है वो फिसल फिसल कर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इसलिए कैसे वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन के शंकुधारी, कोणधारी वन या शंकुधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगले वाली कौन से, टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र कौन सा होता है, जो अंटार्कटिका का जो क्षेत्र होता है, अंटार्कटिक क्षेत्र होते हैं, वहां पर कैसे प्रकार की आपके सामने जो चीजें पाई जाती हैं, अंटार्कटिका क्षेत्र में टुंड्रा आपके सामने जो हमारी जो जलवायु वो पाई जाती है। कैसी होती है ये, अब अंटार्कटिका से आपको क्या लगा भाई, अंटार्कटिका में कैसी जलवायु पाई जाएगी आपके सामने, ठंडी, अत्यधिक ठंडी सर्दियां, मतलब एकदम जापरिया समझ लो 9-10 महीने आपके सामने सर्दियां देखने को मिलती है। जमी हुई मिट्टी, जिसको परमाफ्रोस्ट के नाम से जाना जाता है। परमाफ्रोस्ट क्या होता है, लगभग ये समझ लो कि जैसे अपन खुदाई, भाई अपनी बोरवेल कराई होगी, क्या निकलती है वहां पर, मिट्टी निकलती है, लेकिन वहां पर अगर बोरवेल करोगे तो यह समझ लो बर्फ के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, जमीन तो बहुत ज्यादा नीचे दब गई है। यह समझ लो सदियों से आपके सामने जो बर्फ है वो जमती चली जाती है, उसको परमाफ्रोस्ट के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर कोई प्रकार के पेड़ पौधे नहीं उगाए दिखाई देंगे आपके सामने, कोई पेड़ पौधे ज्यादा नहीं उगते हैं, केवल काई उगती है, लाइकेन। ये क्या होता है काई और लाइकेन, तो आप जानते हो ना, जो सिवाड़ होते हैं ना आपके सामने, उनको बोला जाता है, वो उगती है। और छोटी छोटी बहुत कम झाड़ियां आपके सामने उगती हैं यहाँ पर। अगले वाला क्षेत्र कौन सा आपके सामने, उच्च भूमि पर्वतीय क्षेत्र। उच्च भूमि पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, पहाड़ी क्षेत्र को उच्च भूमि पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, जैसे नाम से पता चला आपके सामने। ऊंचाई के साथ तापमान और वनस्पतियों में परिवर्तन, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, तापमान में परिवर्तन और वनस्पतियों में भी परिवर्तन दिखाई देता है आपके सामने। यह जलवायु क्षेत्र ना होकर केवल प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है आपके सामने, सबसे नीचे तो थोड़े वन दिखाई देंगे, फिर आपके सामने थोड़ी झाड़ियां वगैरह, फिर आपके सामने जो शंकुधारी वन है वो आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। ये क्या होता है आपके सामने, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं, बल्कि मानव गतिविधियों और कृषि पैटर्न को भी निर्धारित करते हैं। आपके सामने यहाँ पर जो झूम खेती दिखाई पड़ती है, इस प्रकार की जो सीढ़ीदार खेतियां हैं वो मुख्यतः देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने, बहुत विस्तार से मैंने हर चीज को आपको बताया है कि विश्व भर में किस प्रकार का जलवायु क्षेत्र पाया जाता है और उनकी क्या विशेषताएं होती है। विस्तार से अपन ने सारी सारी चीजों को समझा है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।